रशिया और यूक्रेन के हवाले से हालात बतदरीज खराबी की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त तक सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो चुकी है। और वो मतलब ये जो एस्केलेशन है इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट फ्रॉम रशिया एंड नॉट फ्रॉम यूक्रेन आइदर। आज से 2 हफ्ते पहले एक वीलॉग में हमने ये चीजें क्लियर की थी कि आने वाले दिनों में जो कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा है वो किस तरह का होगा, उसकी क्या शेप होगी, उसके रीजन पे क्या असरात होंगे और स्पेशली पाकिस्तान पे क्या होंगे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी है और इस चेंज सिचुएशन में अब देयर आर न्यू थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड। और आज का हमारा ये जो वीलॉग है इसमें हम ये बयान करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये क्राइसिस क्यों अरप्ट हुआ है, यूक्रेन और रशिया के दरमियान क्या हो रहा है और उसकी एक्चुअल रीजंस क्या है। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि इसमें रशिया का क्या रोल है और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका क्या रोल है, हु इज द एग्रेसर इन ऑल दिस सिनेरियो इन द व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज ऑन अ विजिट टू रशिया, जिस पर इंटरनेशनल जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं स्पेशली उनके दरमियान भी खलबली है और पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इंटरनल सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें इस चीज को काफी ज्यादा एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि ऐसा क्यों है। देखना यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये जो नया शिफ्ट है ये किस तरफ जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि यूक्रेन वाज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, बल्कि ईस्टर्न यूरोप के बहुत से कंट्रीज हैं वो भी जो है वो सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे हैं। और जब सोवियत यूनियन खत्म हुई है 1989 से लेकर 91 तक, ये 3 इयर्स का जो पीरियड है इसमें वक्तन फवक्तन कुछ इस तरह के वाकयात हुए हैं जिसको फॉल ऑफ सोवियत यूनियन कंसिडर किया जाता है। तो उसके बाद से यूक्रेन का जो इलाका है ये भी रशिया से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे सामने आया। यूक्रेन जो है ये रशिया के बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद है। अब रशिया जो है दैट वाज अ न्यूक्लियर कंट्री, दैट इज स्टिल अ न्यूक्लियर कंट्री, और उनका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका सबसे बड़ा सोर्स यूक्रेन में ही मौजूद था। एक अंदाजे के मुताबिक यूक्रेन के पास 9000 और मोर देन 9000 जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स उस वक्त मौजूद थे इन 1991। 1994 में ये किया गया, 1991 से ऑनवर्ड यूक्रेन के ऊपर ये प्रेशर पुट किया गया कि ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस स्टेट अगर किसी एक छोटी स्टेट के पास जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट है इतने बड़े पैमाने पे न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। तो कोशिश की गई यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, यूके की तरफ से और इवन रशिया की तरफ से ये गारंटीज दी गई कि आपको जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसका कोई कंसर्न नहीं होगा, वी आर हियर टू सेफगार्ड यू। आप ये करें कि अपना न्यूक्लियर आर्सेनल जो है ये खत्म कर दें। यूक्रेन ने जो है उन गारंटीज को एक्सेप्ट कर लिया, कुछ अमाउंट जो है वो उनको कंपनसेशन के तौर पे दी गई और यूक्रेन इज नो मोर अ न्यूक्लियर कंट्री नाउ। उसके बाद हमने ये देखा है कि बतदरीज जो आने वाले साल है वक्तन फवक्तन उसमें जो हमें वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से एक चीज नजर आ रही है वो ये है कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जो नेटो का मिलिट्री बिल्डअप है उसको कॉन्टिन्यूसली बढ़ाया गया, जबकि रशिया की तरफ से जो कुछ हमें नजर आया ये है कि रशिया ने सारी की सारी जो तवज्जो है वो इकोनॉमी पर दी है। ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने चाइना के केस में देखी, यानी चाइना भी जो है वो राइज ऑफ चाइना आपके सामने है स्पेशली 2000 से ऑनवर्ड्स, लेकिन वो सारे का सारा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पे बेस कर रहा है, मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म पे बेस नहीं कर रहा। यही सिचुएशन रशिया की थी। लिहाजा रशिया के इर्द गिर्द जितनी भी नई रियासतें वजूद में आई हैं उनमें से किसी में भी हमने ये नहीं देखा कि रशिया ने कोई मिलिट्री एक्शन प्लान किया हो, कोई मिलिट्री एक्सपीडिशन प्लान किया हो और उनको दोबारा रशिया के साथ मिलाने की कोशिश की हो, या उनको इस तरह से फोर्स किया हो, सैंक्शंस के थ्रू फोर्स किया हो कि वो रशिया का पार्ट दोबारा बन जाए। ये हमने पिछले तमाम सालों में 91 से लेके ऑनवर्ड्स ये चीज नहीं देखी। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स की जो इनसिक्योरिटी है वो उसी तरह अपनी जगह बरकरार रही है। अब ये जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर चंद चीजें मैं आपको बयान करता चलूं। सबसे पहले ये है कि हम इसकी इकोनॉमिक डायमेंशन को देखेंगे कि इसकी इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, उसके बाद हम इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू को देखेंगे, उसके बाद रीजन पे जो इसके असरात है उनको, और उसके बाद पाकिस्तान की केस स्टडी। देखिए सबसे पहली चीज है इकोनॉमी। मैंने एक बात अक्सर अपने लेक्चर्स में भी कही है कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं इनमें कंट्रीज का जो आपस में रिलेशन होता है वो कभी भी फ्रेंडशिप की बुनियाद पे, अफेक्शन की बुनियाद पे नहीं होता, वो हमेशा दो चीजों की बेस पे होता है। एक आपका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है और दूसरा आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। जिस कंट्री के साथ आपका स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैच करता है उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप होती है, अदरवाइज ये है कि वो आपके फो के तौर पे कंसिडर किया जाता है।
अब ये देखिए आपके, ये मैप आपके सामने है और यूरोप और रशिया के दरमियान जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं वो सब की सब पाइपलाइंस यूक्रेन से होकर गुजरती हैं। अब ये जो यूरोप है, यूरोप की 30 to 35% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रशिया पूरी करता है, रशियन गैस की मदद से पूरी की जाती है। रशिया आपको पता है कि इस खित्ते में ऑयल और गैस प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अच्छा, अब ये है कि जब तक यूरोप डिपेंडेंट रहता है रशिया पे, तब तक वो बोल्ड स्टेप नहीं ले सकते हैं अगेंस्ट रशिया। दैट इज द प्रॉब्लम विद यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, इस एनालिसिस की जो मिसालें हमारे सामने हैं वो सबसे पहले 2014 में आपने देखा कि जब क्राइमिया का इशू बना, क्राइमिया जो है दैट वाज द पार्ट ऑफ यूक्रेन, और एक रेफरेंडम के जरिए वो यूक्रेन से इंडिपेंडेंट हुए और फिर उसके बाद वो रशिया के साथ एनेक्स हो गए। अच्छा, अब उस वक्त क्या था कि 2014 का जो क्राइसिस हुआ बेसिकली वो किस वजह से था कि रशिया से एक गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही थी ज़ेरे समंदर, जो कि टर्की तक गैस सप्लाई होनी थी और फिर टर्की के जरिए उसको यूरोप पहुंचाया जाना था। उस प्लान को हिट किया गया इन दैट पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द क्राइसिस इन क्राइमिया। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि रशिया जिस एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वो है नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 वो प्रोजेक्ट है जिसमें जो रशियन गैस है उसको जर्मनी तक पहुंचाया जाए और फिर जर्मनी के जरिए यूरोप की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली 3 दिन पहले जर्मनी ने जो अनाउंसमेंट की है वो ये है कि जो सर्टिफिकेशन है नॉर्ड स्ट्रीम 2 की उनको कैंसिल किया जा रहा है। तो दैट वाज द बेसिक मोटिव बिहाइंड ऑल दिस सिचुएशन दैट हैज बीन डेलिबरेटली क्रिएटेड। अच्छा, अब जो दूसरी बात है वो है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। देखिए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में हम ये देखते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसी को अगर इंटरेस्ट हो सकता है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स है। और यूनाइटेड स्टेट्स को इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या फायदा हो सकता है? सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त जो यूरोपियन यूनियन है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन दैट वाज बिफोर ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट से पहले की जो यूरोपियन यूनियन है उसको लीड कर रहा था ब्रिटेन, यूके, और यूके की जो पॉलिसी है वो हमेशा अलाइन होती है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। लिहाजा उस वक्त के यूरोप ने जिस जिस कॉन्फ्लिक्ट में जो भी एक्शन लिए हैं वो भी आपके सामने है। और अभी ये देख लीजिएगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें यूरोप कभी भी उस तरीके से बोल्ड होकर यूनाइटेड स्टेट्स का साथ नहीं देगा, बिकॉज दे नीड रशिया, दे डू नॉट नीड अ कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। अच्छा, अब जनाब इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो ये है कि यूरोपियन यूनियन की जो पावर्स है वो फ्रांस है और जर्मनी है। अब फ्रांस और जर्मनी के यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट जो स्टैंसेस हमने देखे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में, वो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये जो एक इनिशिएटिव यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से लिया गया था, यूनाइटेड स्टेट्स ही डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में यूनिलैटरली वहां से निकल गया। दैट वाज अ ब्लो बैक टू दैट इनिशिएटिव, जो कि आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। नंबर सेकंड इज ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका का यूनिलैटरली निकल जाना अभी तक यूरोप के लिए वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है और यूरोप अभी भी वियना में नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व है कि किसी तरीके से उस डील को रिवाइव करवाया जा सके, क्योंकि उसमें यूरोप का फायदा है ना। देखिए, वो एक इस तरह की मल्टीलैटरल डील है कि जिसमें दोनों कंट्रीज का फायदा है। एक तो आप ईरान को प्रिवेंट करने में कामयाब हो रहे हैं कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और उनका जो राइट है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया जाए वो भी आप उन्हें दें। सेकंड जो है वो ये है कि ईरान के अंदर जो रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्सेज है, उनसे आप फायदा उठा सकते हैं। और यूरोप की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आपको पता है कि डे बाय डे बढ़ती जा रही है, स्पेशली आफ्टर कोविड-19। लिहाजा जेसीपीओ पे उनका एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं है। और इसके बाद तीसरी चीज हमने ये देखी कि ये जो ट्रेड वॉर है, ट्रेड वॉर वाज नॉट ओनली विद चाइना। जो हमने टैरिफ्स देखे हैं कि टैरिफ्स लगाए गए हैं चाइना पे, उसी तरह के टैरिफ्स कनाडा पे भी लगाए गए, उसी तरह के ट्रेड बैरियर्स यूरोपियन कंट्रीज पे भी लगाए गए, और वो भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है नेटो में कंट्रीब्यूशन। ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन किया था कि नेटो के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, वो सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स का है। और यूनाइटेड स्टेट्स का कहना यह है कि नेटो हमने इस वजह से बनाई थी ताकि यूरोप को जंग से महफूज रखा जा सके, तो यूरोपियन कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन उसमें ज्यादा होना चाहिए। जबकि यूरोपियन कंट्रीज का कहना यह है कि हमें नेटो की जरूरत नहीं है। फ्रांस ने तो यहां तक कहा, एमिनल मैक्रोन ने यहां तक कहा था कि हम अपनी यूरोपियन फोर्स बनाएंगे जो यूरोप के मफादात का तहफुज करे। नेटो तो यूनाइटेड स्टेट्स के मफादात का तहफुज कर रही है ऑन द सेक ऑफ यूरोप, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब इन तमाम चीजों को अगर आप सामने रखें तो आपको पता चलेगा कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इन यूक्रेन इज अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। दिस इज अ ग्रेट मिसकैलकुलेशन।
ये एक ऐसे मौके पर कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है जो कि किसी और कंट्री को नुकसान नहीं देगा अदर देन यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, अब अगली इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जनाब यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसा क्यों किया है। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि उनका ये करने की वजह ये है कि जो यूरोप है उसको रशिया की डिपेंडेंस से निकाला जा सके। जब तक यूरोप की 30 to 35% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रशिया पूरी करता रहेगा, तब तक यूरोप जो है वो रशियन एनर्जी सेक्टर पे डिपेंडेंट रहेगा। इसी के साथ आपने ये देखा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बिल्कुल साथ ही अमेरिका ने ये अनाउंस किया कि कतर इज गोइंग टू बी अ मेजर नॉन नेटो एलाई। मेजर नॉन नेटो एलाई का जो स्टेटस है वो अभी तक या सिर्फ इजराइल को दिया था, या 2004 में पाकिस्तान को दिया था, और या अब हम देख रहे हैं कि कतर को दिया गया। और वो इस वजह से दिया गया है कि यूरोपियन जो रशियन गैस है उसकी सप्लाई डिसरप्ट होने की सूरत में कतर के जरिए उसको जारी किया जा सके। यानी यूरोप की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को जो एक अल्टरनेट दिया जा रहा है वो है वाया कतर। अच्छा, अब ये है कि एक तो जनाब ये चीज आपके सामने आ गई कि यूनाइटेड स्टेट्स जो ये कर रहा है उसका रीजन है उस डिपेंडेंस को खत्म करना। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका को जो ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ी है मिडल ईस्ट में, अगर आप सीरिया और इराक के केस में देख लें दाइश के हवाले से। अच्छा, उसके बाद जो ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी है उनको ईरान का जो काउंटर अटैक हुआ जनरल कासिम सुलेमानी के बाद उसमें, और वो काउंटर अटैक ऐसा हुआ है ईरान की तरफ से कि उसमें मोर देन 250 सोल्जर्स वर किल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स के 250 से ज्यादा सोल्जर जो है वो उसमें मारे गए, और ये जंग अजीम दौर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से सबसे बड़ा नुकसान है जो यूनाइटेड स्टेट्स को हुआ। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान से भी उनको ह्यूमिलिएशन उठाना पड़ी। तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे अमेरिका की साख को पेंटागन के ख्याल में अमेरिकन जो इंटेग्रिटी है या अमेरिका का जो लीडरशिप का एक रोल है या अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है वो इफेक्ट हुई है, और उस चीज को रिवाइव करने के लिए उनको किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत है। और दिस इज नॉट आउट ऑफ द ब्लू। हमने ये देखा है कि 1945 के बाद से ऑनवर्ड्स अमेरिका ने जो मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म है या इंपीरियलिज्म की इम्पोजिशन है वो इसी तरीके से की है। जब भी उनको इस चीज की जरूरत पड़ती थी वो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने कैसे, देखिए आपके सामने मिसाल है, सबसे पहले तो बेलग्रेड की मिसाल है जो यहीं पे रूस के साथ प्रॉब्लम पैदा किया गया था। उसके बाद हमने ये देखा कि जो कुछ किया गया है लीबिया के साथ, जो कुछ किया गया इराक के साथ। इराक में बाकायदा हमने ये देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में केमिकल दिखाकर ये कहा जा रहा है कि दिस सैंपल हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम इराक एंड दे हैव वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बट उसके बाद क्या होता है, मिलिट्री एक्शन किया जाता है और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, और उसकी जो डेथ और डिस्ट्रक्शन है उसको तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, जो कॉस्ट बियर करनी पड़ी है लोगों को अराउंड द ग्लोब, नॉट ओनली द पीपल ऑफ इराक। और उसके बाद कहा जाता है वी आर सॉरी, ये तो हमसे गलती हो गई थी। इसी तरीके से फिर आप देखते हैं लीबिया के केस में जो 2011 में हुआ है, लीबिया को बिल्कुल ना सिर्फ उसमें नुकसान ये होता है, देखिए जो डेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन होती है, डेथ और डिस्ट्रक्शन वो तो एक अलग चीज है, उसके बाद वहां पे जो टेररिज्म एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, सेफ हेवन्स फॉर टेररिस्ट के तौर पे वो कंट्रीज काम करने लग जाते हैं, वो एक अलग नुकसान है जो इन चीजों से होता है। लेकिन वो भी मिसकैलकुलेशन थी और उसके नतीजे में लीबिया का जो नतीजा हुआ वो भी आपने देख लिया। और अभी रिसेंटली सीरिया के केस में एक कोalition बनाई जाती है, उस कोalition के बारे में ना तो उस कंट्री के प्रेसिडेंट को एतमाद में लिया जाता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा को लिया जाता है, और वहां पे मिलिट्री एक्शन शुरू किए जाते हैं। मतलब इंटरनेशनल लॉ की कोई वैल्यू, कोई वर्थ ही नहीं है। आप जैसे चाहते हैं आप उसको उस तरह से मोल्ड करते जा रहे हैं। एंड नाउ वी आर सीइंग द सेम सिचुएशन इन द केस ऑफ यूक्रेन। यानी ये जो डोनबास का इलाका है, लुगांस्क और डोनेट्स्क की स्टेट्स, इन्होंने 2014 में भी काफी ज्यादा प्रो रशियन रैलीज इन इलाकों में निकली थी, और इन्होंने यूक्रेन को, गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन को ये फोर्स करने की कोशिश की थी कि ये जो कुछ आप करने जा रहे हैं ये कॉन्फ्लिक्ट करने की जरूरत नहीं है। उस कॉन्फ्लिक्ट में भी मोर देन 2500 पीपल हैड डाइड। तो अब वो जो है वो ये दोनों स्टेट्स उस वक्त भी प्रो रशियन थी, और पिछले 8 सालों में रशिया ने कोई भी इस किस्म की जारहाना कार्रवाई नहीं की है इन स्टेट्स के खिलाफ, हालांकि यूक्रेन की तरफ से होती रही। और अभी रिसेंटली जो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है ये भी आज से नहीं हुआ, यानी अक्टूबर 2021 में आपने देखा कि नेटो ने अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको रशिया से वापस बुलवा लिया। इसके बाद आपने ये देखा कि रशिया की तरफ से बाकायदा एक डोजियर भेजा गया यूनाइटेड स्टेट्स को कि नेटो का जो मिलिट्री बिल्डअप है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में अराउंड द बॉर्डर ऑफ रशिया, ये रशिया के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है,
और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उसी तरीके से कंटिन्यू रहा। बल्कि नेटो की तरफ से हमें ये बयान सुनने में मिले कि ये तो हमारे लिए मतलब इसको तो हम बढ़ाने जा रहे हैं, ये जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें हम इजाफा करने जा रहे हैं जो रशियन बॉर्डर पे जाएगा। तो ये सीधा सीधा एक एक्ट ऑफ वॉर है जो आप कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये देखा है कि लुगांस्क और डोनेट्स्क की जो स्टेट्स हैं इनके ऊपर यूक्रेन की तरफ से अटैक किया जाता है। फर्स्ट अटैक, कि मैं अब इस मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें जो पहला हमला किया गया है वो यूक्रेन की तरफ से किया गया और इन दो रियासतों के खिलाफ किया गया। इन दोनों रियासतों ने एक रेफरेंडम के जरिए अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी कि वी आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ यूक्रेन, और उस इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होने के बाद रशिया ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ठीक है, दे आर द इंडिपेंडेंट कंट्रीज। अब जब वो इंडिपेंडेंट कंट्री हो गए तो उन्होंने रशिया के साथ फ्रेंडशिप और डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिए अंडर इंटरनेशनल लॉ। अब इसका मतलब ये है कि अगर यूक्रेन इसी तरीके से इन दोनों रियासतों पे हमले जारी रखेगा तो उसको रेस्पॉन्ड करेगा रशिया। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो इंटरनेशनल लॉ के तहत है। अब जब ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो गई और यूक्रेन ने इन दोनों रियासतों पे अटैक करना शुरू कर दिया तो फिर रशिया ने रिस्पॉन्ड किया, और रशिया ने जो रिस्पॉन्ड किया उसमें अब तक की इतलात के मुताबिक यूक्रेन के 74 मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया है। 74 मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया। इसके अलावा जो है वो कल का अब जो बयान है व्लादिमीर पुतिन का वो जरूर सुनिएगा। उन्होंने कल एक स्पीच की है और उसमें काफी सारे हकाइक से उन्होंने पर्दा उठाया, और उस स्पीच में उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो जंग है वो यूक्रेन के आवाम के साथ नहीं है। हमने हमारे बाप दादा ने जो जंग लड़ी थी वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी के खिलाफ, वो इसलिए नहीं लड़ी थी कि आज हम आपस में लड़ना शुरू कर दें। तो हमारा जो एतराज है वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की गवर्नमेंट से है जो अपने ही लोगों पर अटैक्स कर रहे हैं। लिहाजा आप लोगों से किसी का हमारा कोई वो नहीं है। अगर कोई भी सोल्जर जो है वो हथियार डालने को तैयार हो जाए तो रशिया उसको पनाह देने को तैयार है। और आज की खबर के मुताबिक मोर देन 1500 सोल्जर्स जो हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया, और उस सरेंडर के नतीजे में रशिया की तरफ से उनको कोई नुकसान नहीं दिया गया। और अब आते हैं जनाब पाकिस्तान की तरफ। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, और मैं अक्सर ये बात किया करता हूं जहां भी इस हवाले से डिस्कशन होती है कि हम लोगों की हमारे अंदर एक आप जो कह लें कि अवेयरनेस की कमी इसकी वजह होती है कि हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि इंटरनल पॉलिसी पे एनालिसिस करना और फॉरेन पॉलिसी पे एनालिसिस करना, इन दोनों चीजों में फर्क है। जब आप इंटरनल पॉलिसी की बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये पॉलिसी नवाज शरीफ की है, ये पॉलिसी जरदारी की है, और ये पॉलिसी जो है वो इमरान खान की है। ये पॉलिसी ठीक है, ये पॉलिसी गलत है। लेकिन जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे होते हैं तो फिर आप कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है। पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में आप ये कह सकते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, उस मार्शल लॉ के नतीजे में आइन को जो है वो खत्म कर दिया गया, और ऐसे ऐसे मुल्क के अंदर जो हालात पैदा हुए, बड़ा नुकसान हो गया ये। लेकिन जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे, अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में होने वाले एक्शन की बात करें, दैट वाज द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट वाज नॉट द डिसीजन ऑफ जनरल ज़ियाउल हक। ये वो चीज है जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, इट डजंट मैटर कि वो पॉलिसी इमरान खान जो है वो उसका फेस है या यूसुफ रजा गिलानी होता है या नवाज शरीफ होता, हमने सिर्फ पॉलिसी का एनालिसिस करना होता है। फॉरेन पॉलिसी मैं समझता हूँ इस वक्त बड़ी कामयाब है पाकिस्तान की, और वो कामयाब इस वजह से है कि अब वो होने जा रहा है जो पिछले कई सालों से डिले होता आया है, जिसको कई साल पहले हो जाना चाहिए था। और ये वो चीज है जिसकी कोशिश पहली मर्तबा जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी अपने जमाने में। आपने ये देखा होगा कि 1970 का जो पीरियड है उसमें पाकिस्तान की जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, उसमें बड़ा शिफ्ट आया। और वो शिफ्ट आया ये जिस तरह हम उससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अलाइन थे, अब हमने एक इस तरह की पॉलिसी चूज करना शुरू कर दी थी कि जिसमें हम यूनाइटेड स्टेट्स के भी साथ रहे और सोवियत यूनियन के भी साथ रहे। सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया गया, यहां तक किया गया कि उनकी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया, और पाकिस्तान में जो नेशनलाइजेशन आपने देखी भुट्टो के जमाने में वो भी उसी का एक अक्स है। और इसके अलावा जो हमने देखा वो जिस तरह से पाकिस्तान स्टील मिल जैसे इदारे हैं वो सोवियत यूनियन के ताउन से पाकिस्तान में लगाए गए। दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, बट दैट इज हिस्ट्री। अब दोबारा जो है वो कोशिश की जा रही है, इमरान खान जो है वो कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान, कि हमारा जो
हमारी जो आप यूँ कह सकते हैं कि सॉवरेनिटी है, हमारा जो सर्वाइवल है वो सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब हमारी पार्टनरशिप रीजनल कंट्रीज के साथ हो। ये फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा बुनियादी असूल है कि सात समंदर पार जो ममालिक हैं वो आपकी मदद को नहीं आ सकते, रीजनल कंट्रीज आते हैं। अगर रीजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो ममालिक इफेक्ट नहीं होते, जो रीजन में होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। लिहाजा आपकी पार्टनरशिप जितनी रीजनल कंट्रीज के साथ स्ट्रांग होती है उतने आप स्ट्रांग होते हैं। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो इस टाइम इनवाइट किया है जब अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसका जाहिर है कि जो भी असरात होने हैं उससे पुतिन भी वाकिफ है और इमरान खान भी वाकिफ है। और पॉलिसी एक बंदा तो बनाता नहीं है, देयर आर मेनी थिंक टैंक्स जो मिलकर एक पॉलिसी डिजाइन करते हैं। तो पाकिस्तान की ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये बाकायदा हमें एक शिफ्ट नजर आ रहा है वेस्टर्न ब्लॉक से ईस्टर्न ब्लॉक की तरफ, और पाकिस्तान किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनने को भी तैयार नहीं है। तो इससे ये लगता है कि हमें, और देखिए जब भी कोई पॉलिसी शिफ्ट होती है ना तो कंट्रीज को पता होता है कि इसके असरात क्या होंगे। जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक्स किए तो उनको पता था कि अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगेगी, यूरोप की तरफ से भी सैंक्शंस लगेगी, लेकिन उन्होंने वो किया तो कैसे किया कि उन्होंने उन सैंक्शंस के इम्पैक्ट को कैलकुलेट किया। अब इसी तरीके से पाकिस्तान अगर ग्लोबल शिफ्ट की तरफ जा रहा है तो हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को हिट करेगा, जिसकी पहली किस्त आज आ भी चुकी है। आपने देखा है नेशनल बैंक के ऊपर जो है वो तो फाइन लगाया गया है। इस तरह की कई और चीजें आएंगी अभी, और वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनकी जितनी ग्रिप इस वक्त है पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम पे, वो एक दफा बहुत जबरदस्त किस्म का डेंट पड़ेगा। लेकिन वो जो है उसको काउंटर करने के लिए मेरे ख्याल के मुताबिक कोई ना कोई इस तरह की चीज इन द पाइपलाइन है जिसकी बेस पर पाकिस्तान ये कदम उठा रहा है। देखिए वो कैसे है। सबसे पहले ये है कि रशिया को इस वक्त एक मार्केट की तलाश है। रशिया की जो गैस सप्लाईज है या ऑयल सप्लाईज है वो डिसरप्ट होनी है, इस कॉन्फ्लिक्ट से भी होनी है और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी डिसरप्ट रहेगी। तो अब जो उनका इकोनॉमिक बेनिफिट है उसमें वो ये है कि जो भी पोटेंशियल मार्केट्स हैं उनकी तरफ एनर्जी सप्लाईज का रुख मोड़ा जाए, और पाकिस्तान इज इन डायर नीड ऑफ मोस्ट इकोनॉमिक एनर्जी रिसोर्सेज। अगर आपको सस्ती गैस मिल जाती है, ऑयल मिल जाता है, दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर आप पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनल सिचुएशन देखते हैं तो इमरान खान से लोगों को कोई मसला नहीं सिवाय महंगाई के। ना इमरान खान के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, ना उनके कोई ऑफशोर अकाउंट्स हैं, ना ही उनकी बाहर कोई प्रॉपर्टीज है, ना इमरान खान का पाकिस्तान में कोई बिजनेस है, ना बाहर कोई बिजनेस है। मतलब इमरान खान पर जो एतराज है किसी को तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि महंगाई अनकंट्रोल्ड है, और महंगाई कंट्रोल उस वक्त होती है जब आपके एनर्जी रिसोर्सेज कंट्रोल हो जाते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज की कीमतें कम होने के साथ साथ तमाम चीजें आपकी ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती हैं। तो आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान पहले ही मौजूद है, और अगर ईरान को इसमें एज ए पार्टनर यूज कर लिया जाए, जो हमारी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन ऑलरेडी ईरान की तरफ से बॉर्डर तक बिछाई जा चुकी है और सिर्फ अमेरिकन प्रेशर की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो रही थी, अगर हम इस प्रेशर से आजाद हो जाते हैं तो हमारी गैस पाइपलाइन और ऑयल पाइपलाइंस का मसला जो है वो ईरान से भी सॉल्व किया जा सकता है। देखना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी आर्किटेक्ट्स जो है वो इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं, और वो इस सिचुएशन से ज्यादा बेनिफिट किस तरह हासिल कर सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में फायदेमंद हो सके। अब तक के लिए इतना ही। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे उनको इंशाल्लाह कमेंट्स में आप कर सकते हैं, उनको प्रॉपर्ली एंटरटेन किया जाएगा। हमारे जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं उन पर भी आप किसी भी टाइम हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।